ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स, आपका अपना चैनल। और काफ़ी ज़्यादा डिमांड साइंस को लेके हो रहा है कि साइंस का कंप्लीट करा लीजिए। तो एट्थ क्लास का 95% लगभग कंप्लीट है। एक चैप्टर उसमें करंट का है, वो मैंने छोड़ दिया है। और वो अगर आगे के चैप्टर्स में ज़्यादा अच्छे से डील अगर होगा तो वहाँ से करेंगे, नहीं तो फिर क्लास 8 का जो करंट वाला चैप्टर है उसको भी कर लेंगे। फिलहाल हम क्लास 9 का साइंस का जो बुक है वो हमने शुरू किया है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि इसको चैप्टर वाइज करके वीडियो को अपलोड करना है, मतलब एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो अपलोड करना है, या 3-4 चैप्टर को एक साथ या 2 चैप्टर को एक साथ क्लब करके वीडियो को अपलोड करें, ये आपको कमेंट में बताना है। और बाकी जो आपका सजेशंस है वो कमेंट में देना ही है। और आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू, मतलब इतने कम टाइम में और इस चैनल पे जिस तरह से आप लोगों का जो कमेंट आता है, जो आप लोगों का फीडबैक है, मतलब ओवरवेलम्ड हो जाते हैं देख के पढ़ के। और जो मेल्स आए हैं लोगों के कि भाई मेंटरशिप के लिए, तो थोड़ा क्योंकि ये एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मैं अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा सजेशन दूं जिसके वजह से आपका समय जो है वो उसमें चला जाए, उसको सोचने समझने में। तो अभी का तो टाइम यही है जो मेंटरशिप के लिए जो भी लोग बोल रहे हैं कि आपने जो अभी तक किया है और जो आप सोच रहे हो वो काम करना है। और जो भी स्ट्रेटजी वीडियो हमने बनाया है चैनल पे उसको आप देखें और उससे थोड़ा सा ग्रास्प करें। और मैं कोशिश करूँगा कि कल जिन लोगों ने भी मेल किया है मैं उनसे बात करूँ। सॉरी, तबीयत थोड़ी ख़राब है। और बस यही है। और जम के पढ़िए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, बाकी दोस्तों और बाकी एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर है, चैप्टर 1 है, NCERT का हमारा क्लास 9 का चैप्टर 1 है। और इस चैप्टर में पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो बीपीएससी में 68 में आया था अभी सवाल, जो है ना। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, A form of matter has no fixed shape but it has a fixed volume. An example of this form of matter is what? है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम एग्ज़ाम में बहुत हड़बड़ी में या एकदम से सिली मिस्टेक हो जाता है तो गलत होने के चांसेस हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया था। तो खैर, क्वेश्चन सिंपल है बट कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट देखिए इसी चैप्टर से आया है, मैटर से था कि भाई सॉलिड में शेप भी होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, लिक्विड में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये चीज़ है, ये हम लोग अभी देखेंगे। एक ये सवाल था, एक और सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया, ये है। द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन है, कंडेंसेशन है, इवेपोरेशन है, बॉइलिंग है। ठीक है, ये 63rd बीपीएससी का है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस पे रिसर्च करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, और मेरा प्रायोरिटी अभी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आपके रिवीजन को अभी थोड़ा आसान किया जाए, और जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, जो कंसेप्चुअल लूप होल्स हैं, उनको थोड़ा ठीक किया जाए। तो अब मैं थोड़ा पीवाईक्यू एनालिसिस और क्वेश्चंस के साथ, एविडेंस के साथ वो दिखाना, उसको मैंने कम कर दिया है, क्योंकि दैट इज़ टू मच टाइम taking and that need a separate slot of time, and I'm facing paucity of time, that's why I have just paused that activity. तो आई होप कि आप समझेंगे। और बाकी 8-9 वीडियोस जो है पीवाईक्यू के एनालिसिस का, उसको ज़रूर देखें, वो आपको बहुत क्लैरिटी देगा। तो एक सवाल देखिए यहाँ से आया, और मेरे ख्याल से एक सवाल, हाँ ये देखिए, अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर बिकॉज ऑफ, क्या होता है जिसकी वजह से कंफर्ट प्रोड्यूस होता है? तो ये भी सवाल इस चैप्टर से सॉल्व होता है, ये 67th में आया हुआ था। तो ये 3 सवाल मैंने आपको दिखाए। ठीक है, तो अब आप समझिए कि ये 10 पेज का चैप्टर है। 13 पेज यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बट ये 13 पेज है नहीं, और फोटो वोटो को अगर आप हटा दीजिए तो 7-8 पेज का चैप्टर है, और 8 पेज के चैप्टर से 3 सवाल आए हैं। ठीक है, और अगर अच्छे से रिसर्च किया जाए तो 3-4 सवाल और मिल जाएंगे। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बट कंसेप्चुअली अगर बातें क्लियर हो ना तो आसानी से हम इसको डील कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए बोल बच्चन को बंद करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। मैटर क्या होता है, ठीक है। और हाँ, ये एकदम डिटेल तो नहीं पढ़ाएंगे इसमें, बट हाँ चीज़ों को आपको रिवाइज कराएंगे, और मतलब एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे हमारा ध्यान होगा। तो मैटर क्या होता है? मैटर वो होता है जिसके अंदर मास भी होता है और जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो उसके अंदर मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर पे बहुत डिबेट छिड़ा हुआ रहता था कि क्या मैटर को कैसे डिफाइन किया जाए, किस तरह से डिफाइन किया जाए, है ना। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट था, मतलब अलग अलग सोचने वाले लोग थे, अलग अलग फिलोसफर, अलग अलग साइंटिस्ट अलग तरीके से सोच रहे थे और मैटर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, दुनिया में क्या है? मैटर है प्लस एनर्जी है, जो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया था, E = mc²। तो एनर्जी क्या होता है? मास है, स्पीड ऑफ लाइट है,
तो मैटर और एनर्जी से ही तो सब कुछ चल रहा है, तो मैटर के बारे में तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए ना, और तभी तो बीपीएससी इन बेसिक चैप्टर से सवाल पूछती है। हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। अब अर्ली इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने क्या कहा, हम जो सुनते हैं ना कि 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, या 5 तत्वों से ये सृष्टि की संरचना हुई है, एयर, ईथर यानी अर्थ, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ठीक है, हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, ठीक है। एंशियंट ग्रीक्स का भी कुछ ऐसा ही मानना था कि यही चीज़ों से मिलकर बना है। बट मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो मैटर को ना थोड़ा एक लेवल थोड़ा आगे जाते हैं और बोलते हैं कि इनको 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, इन 2 क्राइटेरियाज पे क्लासिफाई किया जाए। ह्यूमन क्यूरियोसिटी है, ठीक है, ह्यूमन का नेचर ही क्यूरियस होना कि चीज़ें हैं तो क्या है, ये ऐसा शेप है तो क्यों है, ये ऐसा गंध है इसमें तो क्यों है, तो ह्यूमन क्यूरियोसिटी है। तो ये देखिए आप, इंडियन फिलोसफर, एंशिएंट ग्रीक, मॉडर्न साइंटिस्ट, अभी तक सब चीज़ें चल रही है, और मैटर पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। जैसे आपने सुना होगा हिग्स बोसोन, गॉड पार्टिकल, ग्रेविटेशनल पार्टिकल्स, डार्क मैटर, ठीक है, तो मुऑन्स होता है, न्यूऑन्स होता है, क्वार्क होता है, चीज़ें अभी रिसर्च पे ही चल रहा है, सब कुछ अभी रिसर्च के अंडर रिसर्च है। अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, एटम के अंदर घुस के, उसके अंदर सब पार्टिकल के अंदर घुस के, सब पार्टिकल के अंदर भी घुस के कि भाई इसका इस पे चार्ज है कि नहीं है, इसका वेलोसिटी, इसका मूवमेंट कैसे होता है। तो ये हमारा क्यूरियोसिटी है, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। और देखिए साइंटिफिक टेम्पर, आप यहाँ पे एक एडेड सवाल आप बताएंगे, साइंटिफिक टेम्पर कमेंट में आपको बताना है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, ये कहाँ लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में आप बोलेंगे पॉलिटी पढ़ाने लगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, ये प्रीएम्बल में लिखा है, डीपीएसपी में लिखा है, फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, या फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। साइंटिफिक टेम्परामेंट, चलिए। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो पहले होता था कि भाई इसमें भी 2 स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई मैटर जो है ना वो पार्टिकल से नहीं बना हुआ, एक कंटिन्यूअस ब्लॉक होता है। मतलब कि अगर कोई लकड़ी है, लकड़ी का तख्ती है, तो वो तख्ती ही है, उसके अंदर और बहुत छोटा छोटा पार्टिकल नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस है, ठीक है। मतलब कहीं पे कोई गैप नहीं है, पूरा कंटिन्यूअस ऐसा है जो ये डायग्राम हम बना रहे हैं। इसमें फिर भी आपको बीच में गैप ये सब दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, इसको गैप को मिटा देते हैं। बट दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, उसका कहना है कि नहीं, स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं। ये अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको ऐसे पार्टिकल्स दिखेंगे, आपको जूम करके देखना होगा या फिर आपको माइक्रोस्कोप से देखना होगा तो आपको पार्टिकल्स दिखेंगे। कि आयरन का भी रॉड है ना, तो उसमें भी पार्टिकल्स है, बहुत टाइटली पैक्ड है, बहुत नज़दीक नज़दीक है, बट पार्टिकल है, छोटा छोटा पार्टिकल है, सब एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है। तो मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। एक तो सवाल यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये कैसे है। और ये देखिए, ये डायग्राम में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है कि कैसे पार्टिकल से बने हुए हैं। तो पानी में क्या किया गया कि एक तो पानी का जो मॉलिक्यूल्स है, जब आप इसको जूम करके देखेंगे, आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे कि ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये दिखाई देगा। इसके बीच में ये स्पेस दिखाई देगा, गैप दिखाई देगा आपको, ठीक है। वाटर के जगह अगर कोई सॉलिड होता तो ऐसे ही पार्टिकल दिखता, बस ये जो गैप है ना ये कम दिखता। पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा नज़दीक होते, एक दूसरे के क्लोज होते, ऐसे क्लोज चिपके हुए होते, गैप कम होता, ठीक है। तो जब इसमें हम चीनी या नमक मिलाते हैं तो चीनी और नमक देखिए इसके अंदर गया, जाने के बाद ये जो गैप्स है ना, उस गैप में चीनी और नमक फिल हो जाता है, कुछ नीचे बैठ गया, उसके साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे और अच्छे से इसको दिखाया गया, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये चीनी या नमक जो हम मिलाते हैं शरबत बनाने के लिए वो है। तो इस गैप में वो जाके ऐसे मिक्स हो जाता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। फिर जो मिक्सचर तैयार करते हैं तो वही ये वाला इंटरमिक्सिंग होता है। हमें बस इतना ही बेसिक लेवल पे समझना है कि चीज़ें क्या है। हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। उसके पहले एक चीज़ और देख लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मास केजी होता है, और एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम वो मीटर क्यूब होता है, लीटर नहीं होता, गलती से भी लीटर नहीं मानना। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, और एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम केजी, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मैटर में मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी वॉल्यूम होता है, तो इसलिए दोनों का एसआई यूनिट भी देखना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक एक्सपेरिमेंट करने बोला गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। क्यों, ये पता करने के लिए कि पार्टिकल सॉरी कितने स्मॉल होते हैं। तो पहले तो देख लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये ऐसा आपको एकदम डार्क पर्पल या डार्क पिंक कलर का आपको सॉलिड पाउडर दिखेगा। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4,
पोटेशियम के है, इसमें मैग्नीज भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। ये अलग अलग हो जाते हैं आयंस के रूप में, तो कभी अगर पूछ दिया गया, ऐसे भी आपको देख के ही पता है कि ये जब है तो टूटेगा तो के प्लस और MnO माइनस ही बनाएगा, आयन बन जाएगा, यानी सॉल्ट। ये इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका यूज हो सकता है, ये चार्ज को कैरी कर सकता है ना। तो ये हो गया। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ देखिए इंडस्ट्री में, मतलब कि मेडिकल इंडस्ट्री में, दवाई बनाने में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ये देखिए अगर एक्जिमा वगैरह होता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है, उसका पाउडर या उसका पेस्ट बनाया जाता है, क्रीम बनाया जाता है, उसका इसमें यूज़ होता है। इसके अलावा बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज़ है, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, लैब में तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ किया ही जाता है। और इस पर इतना डिटेल में क्यों हम लोग बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में ये है। लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन क्या होता है, ऐसे मेडिसिन जो अवेलेबल होने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है, तो उसको जेनेरिक मेडिसिन के रूप में डेवलप करना है। ये ऐसे मेडिसिन है जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, ठीक है। तो लाइफ सेविंग मेडिसिन जैसे मलेरिया के लिए मेडिसिन है, या फिर बच्चों को जो चिकन पॉक्स होता है वो जो मेडिसिन है, डायरिया का जो मेडिसिन है, ये सब इसेंशियल मेडिसिन है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपना इसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट जारी करता है, और उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट से जो दवाइयाँ बनती हैं वो इसमें है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। इसको जब आप पानी में डालेंगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पोटेशियम परमैंगनेट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या कलर मिलता है, तो पिंक कलर मिलता है। बाकी दवाई वगैरह में इसका यूज़ होता है। ये हमने देख लिया पोटेशियम परमैंगनेट का। अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई पार्टिकल कितना स्मॉल हो सकता है। तो 100 ml में पोटेशियम परमैंगनेट डाला गया, फिर इससे 10 ml निकाला गया, यानी बहुत कम हो गया। और पोटेशियम परमैंगनेट भी इसमें जितना डाला गया था, अब 10 ml निकाले हैं तो 90 ml तो इधर रह गया, तो बाकी KMnO4 जो इधर रह गया, ये 10 ml बचा। इसको वापस से 100 ml पानी में डाल देते हैं, ठीक है। फिर इससे 10 ml निकालते हैं, बार बार डाइल्यूट करते जाते हैं, फिर भी ये हमको पिंक दिखता है। यहाँ ज़्यादा पिंक है, यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा पोटेशियम परमैंगनेट है, इसमें कम है, इसमें और कम हो गया, इसमें और कम है, बट है, ठीक है। क्यों, वो हमें कलर से पता चल रहा है। तो इससे क्या पता चला कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, एकदम नैनो स्केल पे भी हो सकते हैं, माइक्रो स्केल पे भी हो सकते हैं। तभी तो इतना डाइल्यूट करने के बाद भी ये कलर पिंक है, यानी कि पार्टिकल्स वाटर के गैप में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और वो इसको कलर दे रहे हैं पिंक। तो पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, वो दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, और मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जो हैं वो बनाते हैं और इसको कलर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, जैसे हमने पीछे पानी वाले में देखा था, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट्स इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। वही जो हमने पीछे देखा, ठीक है, कि ये जो वाटर है तो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है, इसके बीच में गैप है ये सब, और इस गैप में आके चीनी, पानी, जो भी आप इसमें शुगर, सॉल्ट, या फिर आप और भी कोई एलिमेंट मिलाएंगे जो वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, तो ये इस तरह से इसमें इसके गैप्स में जो है अपने आप को फिल कर लेगा। और अगर पानी में सॉल्यूबल नहीं होगा तो नीचे बैठ जाएगा, पानी का मॉलिक्यूल ऊपर रहेगा, उसका मॉलिक्यूल नीचे रहेगा। जैसे वाटर में अगर आप रेत मिलाएंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, वाटर के गैप्स में नहीं फिल कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा होता है, फिर बाकी केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाता, और वो सब डिटेल की चीज़ें हैं, तो उतना हमें नहीं जानना है BPSC के लिए, ठीक है। चलिए, तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, तो स्पेस होता है वो हमने देख लिया। अब देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली मूव करता है। कैसे कैसे पता चलेगा, सबसे सिंपल सा एग्जांपल है। देखिए, हम लोग डिओड्रेंट या सेंट या परफ्यूम जो भी यूज़ करते हैं, अब आप सोचो कि परफ्यूम जो है, कोई कहीं कमरे में परफ्यूम स्प्रे कर रहा है और उसकी महक बाहर आती है, कैसे आती है, कैसे आती है, आपने सोचा, कभी सोचा ही होगा, बट जिन्होंने नहीं सोचा, जो नए बच्चे हैं, तो आप देखिए क्या होता है, जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो परफ्यूम स्प्रे किए तो उसका बहुत टाइनी 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 मॉलिक्यूल्स होता है, वही तो स्मेल कर रहा है ना। अब ये हवा में घुल जाता है, और हवा में घुल के कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, तो एक कमरे से दूसरे कमरे, एक जगह से दूसरे जगह, एक आदमी के शरीर से वो खुशबू जो है बिखर के दूसरे आदमी, तीसरे आदमी, सबको खुशबू आता रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, और कोई भी चीज़ मूव कब करता है, जब उसके अंदर एनर्जी होती है। अब एनर्जी कहीं से भी आ सकता है, आप गर्म करके एनर्जी दे सकते हैं, आप धक्का दे के एनर्जी दे सकते हैं, तो उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत आगे देखेंगे। बट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। और वही 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 एक्सपेरिमेंट जो है, जो मैंने आपको बताया कि भाई जैसे अगर अगरबत्ती है, ठीक है, तो क्लास के कॉर्नर में रख दीजिए, तो उसकी खुशबू आप तक आती है, तो बहुत दूर रहेगा तो नहीं आएगा, लेकिन अगरबत्ती अगर थोड़ा भी आपके आसपास में है, बिना जला हुआ, तो भी महकेगा। बट अगर बहुत दूर रखा हुआ और आपने उसको जला दिया, तो जलाने के बाद बहुत तेज़ी से उसकी खुशबू सब जगह फैलती है। क्यों फैलती है, क्योंकि उसका पार्टिकल जो है जल के हवा में घुल जाता है, और हवा में घुलने के बाद हवा तो बह रही है, तो मूव करता है और हमारे नाक तक आता है, और हम उसको सेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि पार्टिकल मूव करता रहता है। बहुत कंसेप्चुअल छोटी सी बात है, बट ये अगर घुमा फिरा के पूछ दिया गया तो आपको याद होना चाहिए।
ठीक है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, वाई एंड हाउ? अगर दो अलग अलग पार्टिकल्स को मिलाते हैं तो क्या टेम्परेचर पे कोई डिपेंडेंस है ना, कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो मिक्सिंग बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वो मिक्सिंग कम होगा? तो ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना है, ठीक है। चलिए, इसका जवाब क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो जो भी मैटर है ना, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखिए आप एक व्यक्ति हैं, आपको अगर आके कोई बार बार गुस्सा दिलाते रहे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। एक बार आके कोई छेड़ा, दूसरी बार आके छेड़ा, तीसरी बार आके फिर परेशान किया, चौथी बार आके आपके किताब पे पानी डाल दिया, आपका टेम्परेचर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। और वो टेम्परेचर इतना, जितना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका 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 आपका, आपका एक्ट करने का जो वो है ना नेचर, कि आप गुस्से में हाथ से मार देंगे, हाथ हिला देंगे, तो जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा ना, आप उतना ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, है ना। तो वो रिएक्शन क्या है? वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, ठीक है। किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मॉलिक्यूल को, अगर मान लीजिए कि हम गर्म कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल है और उसको समझिए आपकी गैस पे हम रख के उसको गर्म कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल जो है हीट होता जाएगा। अब इसके अंदर एनर्जी आ रहा है हीट के वजह से, ठीक है। अब ये एनर्जी इसको क्या करेगा? स्टेबल थोड़े रहने देगा, इसको हिलाएगा, इधर बोलेगा इधर चलो, इधर चलो, उड़ने लगेगा, इधर उधर उड़ने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो जो मूव करता है ना जिस एनर्जी की वजह से, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब ये होता है मूव करना। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, एनर्जी उतना ज़्यादा एनर्जी पार्टिकल में होगा और वो इतनी आसानी से एक दूसरे से मिक्स करेगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो बहुत बार क्या होता है ना कि चीज़ों को जब आपको मिक्स करना है, जैसे आप चाय बनाते हैं, अगर चाय, सबसे सिंपल एग्जांपल है चाय बनाना, ठीक है। आप दूध, चाय पत्ती और पानी तीनों को मिक्स कर दो, क्या कलर आ रहा है? क्या चाय बन रहा है? नहीं बन रहा है। और हमारा एम क्या है कि चाय पत्ती जो है उसका खुशबू, उसका कलर सब कुछ दूध में मिक्स हो जाए या पानी में मिक्स हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि वो अपने आप नहीं मिक्स हो पा रहा है, उसमें उतना एनर्जी नहीं है, तो हम नीचे गैस से उसको टेम्परेचर देते हैं। तो चाय पत्ती का जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जेटिक हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल एनर्जेटिक हो जाता है, दूध का मॉलिक्यूल एनर्जेटिक हो जाता है। और एनर्जी बढ़ने की वजह से सब एक दूसरे से खूब टकराते हैं और एक दूसरे में घुस जाते हैं, एक दूसरे का प्रॉपर्टी जो है ना वो अक्वायर करने लगते हैं, कलर चेंज होने लगता है, टेस्ट चेंज होने लगता है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, जो हमने डिस्कस किया। और इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। अपने आप, है ना, पानी में अगर हमने शक्कर को डाल दिया या कोई भी इंटरमिक्सिंग जो है अपने एक दूसरे के स्पेस में घुस रहा है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूज हो गया, ठीक है, एक दूसरे से मिक्स हो गया है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, ठीक है, खुद से जो हो रहा है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को तो मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन एक यहाँ पे टर्म यूज किया गया, इदुमिस्मी डांसर। इदुमिस्मी एक ट्राइब है, ठीक है। ये ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में, ये देखिए उस ट्राइब की गर्ल्स हैं और ये उनका डांस है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इदुमिस्मी डांसर्स। तो इदुमिस्मी जो है वो ट्राइब है, क्योंकि यहाँ पे आ गया। एनसीईआरटी में कोई भी वर्ड हो ना, उसको बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, क्या पता कब किस एग्जाम में कहाँ पे आ जाए। तो इदुमिस्मी है, अरुणाचल प्रदेश में ये ट्राइब मिलता है। और इसी से एक और चीज़ देख लीजिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा मैप है, ठीक है। तो इसमें हिल है, अरुणाचल प्रदेश में देखिए उसी ट्राइब के नाम पे मिसमी हिल्स भी है। तो अगर आपसे पूछ दे कि मिसमी हिल्स कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और बाकी हिल्स जो आपको देखना है तो आप इसको पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। इदुमिस्मी ट्राइब्स अरुणाचल हिल्स में। क्या बोल रहा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उस एक्सपेरिमेंट पे नहीं जाएंगे, बस आपको ये समझना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो है ना, क्यों टाइटली पैक्ड है? आयरन का जो रॉड है वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है ना, वो एक दूसरे को बहुत कस के अट्रैक्ट करते हैं और इस वजह से एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। जो लूजली अट्रैक्ट करते हैं, जैसे रबड़ है तो वो थोड़ा सा लूजली अट्रैक्ट करता है, तो उसको हम खींच के लंबा कर सकते हैं, बट आयरन के रॉड को लंबा नहीं कर सकते हैं, लकड़ी को लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी टाइटली पैक्ड है। एज कंपेयर टू आयरन कम टाइटली पैक्ड है। आयरन को हम आसानी से मोड़ नहीं सकते हैं, बट लकड़ी को हम तोड़ सकते हैं। एज कंपेयर टू आयरन आसानी से टूटेगा, बट रबड़ को जैसे मन वैसे मोड़ देंगे। लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स का पैकेज है वो थोड़ा सा डेंस कम है। आयरन में डेंसिटी ज़्यादा है। ये मान लीजिए लकड़ी है तो डेंसिटी और थोड़ा ज़्यादा है, और आयरन है तो फिर पूरा ही डेंस है, ठीक है। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वही सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है कि आयरन, चौक और रबड़, ठीक है, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कौन आसानी से टूटेगा? पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। तो कौन एक दूसरे को ज़्यादा कस के होल्ड किया हुआ है? आयरन
या चॉक या रबड़, या आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर ऑब्वियस सा बात है कि आयरन होगा। क्यों? क्योंकि आयरन को तोड़ना बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू रबड़ या एज कंपेयर टू चॉक। ठीक है, तो आयरन का पार्टिकल जो है एक दूसरे को ज़्यादा कस के अट्रैक्ट करता है। एकदम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें ज़्यादा डीप में आपको नहीं घुसना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी लग रहा है, फिर उसमें वहाँ पे दो जो मॉलिक्यूल्स हैं तो इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी इंपैक्ट पड़ रहा होगा, ये सब कुछ नहीं सोचना। बस आप समझिए कि पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, टाइटली पैक्ड है। आयरन आसानी से नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को बहुत कस के अट्रैक्ट करते हैं। तो जब बहुत कस के अट्रैक्ट करते हैं तो इसको तोड़ने के लिए भी बहुत कस के फोर्स लगाना पड़ेगा। चॉक जो है कम कस के अट्रैक्ट करता है, इसलिए आसानी से तोड़ पाते हैं। रबड़ और मतलब एज कंपेयर टू आयरन कम टाइटली पैक्ड है, तो इसको हम खींच के लंबा करते हैं, लेकिन ये फिर वापस अपने शेप में आ जाता है, और ज़्यादा जोर लगाएंगे तो टूट भी जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, अब एक ये सवाल है कि वाटर कंटेनर है, तो वाटर कंटेनर में अगर मान लीजिए कि आप हाथ डालिएगा, हाथ से वाटर को काटने की कोशिश कीजिए, मतलब इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आप इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपना हाथ डालते हैं तो आसानी से डाल पाते हैं। लेकिन क्या आप यही हाथ आप मान लीजिए कि अलकतरा है, कोल टार है, उसमें डाल पाएंगे? या मान लीजिए कि यही हाथ इतना आसानी से अगर रेत रखा हुआ है तो जितनी आसानी से आप पानी में घुसा के हाथ हिला लेते हैं, वो आप कर पाएंगे? हाथ को घुमा पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। पानी में आसानी से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है वो ज़्यादा है, तो हम उस स्पेस के बीच से अपने हाथ को निकाल लेते हैं। और जब हमारा हाथ निकल जाता है तो चूंकि पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो वो फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो जैसे ही मेरा हाथ हटेगा वहाँ से, तो वो पानी फिर एक दूसरे के नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, फोर्स, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड ऑफ मैटर। और इसके डिटेल में हमको नहीं जाना है, बस यही जानना है कि पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हाँ, ये इसका जवाब दीजिएगा कि खाना जो गर्म खाना बन रहा होता है, देखिए घर में रात का जो खाना बचा हुआ है, ठीक है, किचन में रखा हुआ है, और सुबह का नाश्ता बन रहा है, और रात का भी खाना बचा हुआ है, सब्जी बचा हुआ है। आप तो पहले ये बताइए कि आपको किसका स्मेल आएगा? जो रात का जो बचा हुआ सब्जी है जो ठंडा है उसका स्मेल आएगा, या जो अभी गरम गरम खाना बन रहा है उसका स्मेल आपके नाक तक आएगा? ऑब्वियस सा बात है कि जो गर्म खाना है उसका स्मेल आपके नाक तक आता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपको बताना है ऐसा क्यों। चैप्टर में आगे इसका जवाब है, मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर इस बात को सोचें। ठीक है, और यही सब प्रैक्टिकल सवाल बन के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब स्टेट ऑफ मैटर देखते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर बोला कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके अलावा भी होता है, बट हमें उधर नहीं जाना है कि प्लाज्मा भी होता है और फोर्थ स्टेट, फिफ्थ स्टेट, नहीं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, हम जो अपने लाइफ में देखते हैं उसको हम देख रहे हैं, उसी के हिसाब से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, क्यों अलग अलग स्टेट क्यों होगा? अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, तो ये कभी बर्फ बन जाता है, ये कभी पानी बन जाता है, और ये कभी वेपर बन जाता है। ऐसा क्यों? है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और ये दोनों मिला है, तो ये अलग अलग स्टेट में क्यों होता है? ये अलग अलग स्टेट में इसलिए होता है कि डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट कंडीशन जो रहेगा ना, उसके हिसाब से ये चेंज होता है। देखिए, आप एक इंसान है, अगेन मेरी आदत है प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाने की। आप एक इंसान है, ठीक है ना, आप अपने दोस्तों के साथ अलग होते हैं, पेरेंट्स के साथ अलग होते हैं, और जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं, जो आपको अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करते हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, आप अपने घर में जब होते हैं, अपने घर में होते हैं, तो आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आप ट्रेन में होते हैं तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आप प्लेन में जाएंगे तो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। और आप मान लीजिए कि आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलने का सौभाग्य मिल गया, प्रेसिडेंट से मिलने का सौभाग्य मिल गया, आपको जब आपके कॉलेज से पास आउट की डिग्री मिलेगी, अगर आप ग्रेजुएशन में होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे, और मान लीजिए कि प्रेसिडेंट वहाँ पर आपके कॉन्वोकेशन में आते हैं, तो मिलने का मौका मिल गया, उस समय आपका जो बिहेवियर होगा, उस समय जो आपका बॉडी लैंग्वेज होगा वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट, सब कुछ चेंज हो रहा है, पैरामीटर्स चेंज हो रहा है आपके आसपास। सेम चीज होता है मैटर के साथ, है ना। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, विंड का स्पीड चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है, सनलाइट चेंज हो जाएगा, ठीक है, आसपास का जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से चीज़ें बदलती है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में होता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम सॉलिड स्टेट देखते हैं कि सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है और क्या स्टेट होता है। सॉलिड क्या होता है? जितना भी एग्जांपल हमने ऊपर देखा, ठीक है, जो भी हमने एग्जांपल पीछे देखा, जैसे आयरन का, रबड़ का और चॉक का, ठीक है, तो आयरन को क्या करते हैं? आयरन को अगर आप देखें तो आयरन को आपको क्या क्या नजर आता है? एक तो कि भारी है, भारीपन क्यों आता है? मास के वजह से, और ग्रेविटी लगता है तो mg हो जाता है, और इसी को भारीपन बोलते हैं, यानी कि भार।
है ना, mg। भार मास नहीं होता है, ये इसका मास है, ठीक है। और मास को जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका भार हो जाता है, ठीक है, भारीपन, ठीक। ये भारी भी है, सॉलिड भी है, एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ, रख दिया तो वहीं पे है, पिघल के फैल नहीं रहा है पानी की तरह, ठीक है। तो ये एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ, तो मास भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया, और डेफिनिट शेप है, डेफिनिट शेप है, ठीक है। तो सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है कि डेफिनिट शेप होगा उसका, ठीक है। शेप चेंज नहीं होगा, पानी का चेंज हो जाएगा, गैस का चेंज होगा, बट इसका चेंज नहीं होगा। तो वही लिखा गया कि इसमें डेफिनिट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है। मतलब आयरन को आपने टेबल पे रख दिया तो आपको दिखेगा कि आयरन का बाउंड्री ये है, यहाँ तक आयरन था, आयरन का रॉड, और खत्म हो गया और नीचे टेबल शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, इसको आप ये देख लीजिए, ये बीकर जो है, ठीक है, अब ये बीकर देख लीजिए, ठीक है, यही बीकर है, ठीक। तो यहाँ पे ये टेबल है, ठीक। तो टेबल और ये जो जार है, इसके बीच का बाउंड्री आपको दिख रहा है, ये डिस्टिंक्ट बाउंड्री आपको दिख रहा है, ठीक। तो ये जो जार है सॉलिड है, इसका अपना वजन भी है, एक पर्टिकुलर शेप भी है, और यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी दिख रहा है, उसी की बात चल रही है, ठीक है, ठीक है। चलिए, सॉलिड में ब्रेक बट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड को आप तोड़ सकते हो बट उनके शेप को चेंज करना मुश्किल होता है, ठीक है। और इसमें समझाने की जरूरत है नहीं। रबड़ बैंड है, सुगर है, सॉल्ट है, स्पॉन्ज है, आपको बताना है कि इसमें सॉलिड कौन है, ठीक है। इसमें सॉलिड कौन है? रबड़ बैंड, सुगर, सॉल्ट, स्पॉन्ज। पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप सोचिए कि कौन सॉलिड है। चलिए, सॉलिड क्या होता है? सॉलिड का दो ही प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि डेफिनिट मास होता है, वॉल्यूम होता है। और सॉलिड मैटर में मास होता है, वॉल्यूम होता है, और मैटर में अगर डेफिनिट शेप हो तो उसको सॉलिड बोलते हैं, है ना। डेफिनिट अगर शेप आ जाए तो सॉलिड बोलते हैं। तो क्या रबड़ बैंड में डेफिनिट शेप है? हाँ है। आप बोलेंगे कि इसको लंबा कर दिया तो डेफिनिट शेप कहाँ है? शेप चेंज हो गया। ठीक बात है, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसका शेप चेंज हो गया, आप फोर्स हटा दो, ये वापस रबर वहीं पे आ जाएगा, है ना। रबड़ को खींच के आपने फोर्स लगाया इस पे तो ये लंबा हो गया, इधर से भी फोर्स लगाया, ये लंबा हो गया, ठीक है। तो रबड़ ऐसा लंबा हो गया। बट जैसे ही आप फोर्स हटाओगे, ठीक है, तो ये रबड़ अपने शेप में वापस आ जाएगा, ठीक। आयरन के साथ भी जब हम फोर्स लगाते हैं ना तो इसका भी शेप चेंज होता है, बट इतना कम चेंज होता है कि हम देख नहीं पाते हैं। तो जब इसको छोड़ते हैं तो ये वापस से फिर अपने शेप में आ जाता है, ठीक है। तो रबड़ बैंड भी सॉलिड है, हमको देखना है कि वो अपना शेप वापस से मेंटेन करने की कोशिश करता है कि नहीं करता है। क्या बोला? सॉलिड में ब्रेक बट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, ठीक है। तो डेफिनिट शेप है और वो अपना शेप छोड़ना नहीं चाहता है, इनर्शिया में रहना चाहता है। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है कि जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, चेंज नहीं करना चाहता है। अगर स्टैटिक है, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहता है, और अगर मूव कर रहा है तो मूव करना चाहता है, ठीक है। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को भी दबाते हैं, वो भी रबर की तरह दबक जाता है, लेकिन फिर जब छोड़ते हैं तो वापस से अपना शेप रिगेन कर लेता है, यानी ये भी सॉलिड है। स्पॉन्ज में क्या होता है? हवा भरा होता है। स्पॉन्ज होता है उसमें इतना छेद होता है, उसमें जो वैक्यूम्स होते हैं तो उसमें हवा भर जाता है, उसमें जो स्पेस बना होता है। तो जब इसको दबाते हैं तो हवा निकल जाता है, तो इसी का शेप जो है वो ऐसा पतला हो जाता है। फिर जब छोड़ेंगे इसको तो फिर हवा अंदर चला जाएगा तो फिर बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अपना शेप को जो है ये रिगेन करता है, इसलिए स्पॉन्ज जो है वो भी सॉलिड है। और ये सवाल, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, ये किसका प्रॉपर्टी होगा बताइए? फिक्स्ड वॉल्यूम है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है, तो सॉलिड तो नहीं हो सकता ना, सॉलिड का तो फिक्स्ड शेप होता है। तो कार्बन एंड स्टील तो पहले ही चला गया, अब बचा है यहाँ पे क्रिप्टन गैस है और केरोसिन लिक्विड है, और ये सॉलिड था, ठीक है। देख रहे कितना बेसिक सवाल है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के जगह कार्बन, स्टील, क्रिप्टन और केरोसिन दे दिया था। बस ये माइंड गेम होता है बीपीएससी का या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम का, फॉर दैट मैटर यूपीएससी भी, ठीक है। और इस लेवल ऑफ फोकस और इस लेवल ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें जाना है, बेसिक, है ना, बहुत हाई फाई नहीं। चलिए, ठीक है। तो शुगर और उसका भी हमने देख लिया। हाँ, शुगर में अगर कोई बोलेगा कि भाई शुगर जो है उसको अगर हम पानी में घोल देते हैं तो वो तो खत्म हो जाता है, सही बात है, वो घुल जाता है, डिसॉल्व हो गया। क्यों नहीं डिसॉल्व होगा? उसका स्टेट चेंज हो रहा है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गया, पानी के साथ वो घुल जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। बट शुगर का जो इंडिविजुअल, या फिर अगर आप बोलेंगे कि शुगर को अगर हम ऐसा गोल जार में रखेंगे तो गोल रहेगा, अगर गोल जार में हमने उसको भर दिया तो वो गोल शेप अपना लेता है, अगर हम उसको रेक्टेंगुलर जार में या इस तरह के चौकोर जार में डालेंगे तो ऐसा शेप ले लेगा वो, है ना, डब्बा का जैसा शेप होगा वैसा लेगा। नमक का भी वही हाल होता है,
ठीक है। जब प्लास्टिक में होता है तो प्लास्टिक की थैली का शेप लिया रहता है, जब डब्बे में जाता है तो डब्बा का शेप ले लेता है, चम्मच में जाता है तो चम्मच की तरह से शेप ले लेता है। सही बात है, बट आप ढेर सारे शुगर को एक साथ देख रहे हैं। शुगर का एक पार्टिकल को देखिए, वो अपना शेप नहीं चेंज कर रहा है, और चेंज कर रहा है तो उसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। यानी या तो उसको आप कूट कूट के उसको पाउडर बना रहे हैं, और नहीं तो पानी में डाल के डिसॉल्व कर रहे हैं। अब ये डिसॉल्व क्यों होता है, उसका कारण है भाई कि पानी के साथ डिसॉल्व हो गया, वो अपना वहाँ पे रिएक्शन करता है, सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। तो फिजिकली रिएक्शन है। तो लेकिन एक इंडिविजुअल जो शुगर पार्टिकल है, जो इंडिविजुअल शुगर क्रिस्टल है, वो नहीं चेंज होना चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये सॉलिड है, सॉल्ट भी सॉलिड है। इसमें कोई कंफ्यूजन एग्जाम में अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए तो आपको नहीं होना चाहिए। लिक्विड स्टेट को देखते हैं। लिक्विड स्टेट क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, सही बात है, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, मास है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या, 1 लीटर पानी है तो 1 ही लीटर पानी रहेगा, चाहे उसको आप ड्रम में रख दीजिए, चाहे किसी मग में रख दीजिए, या फिर चाहे किसी कटोरे में रख दीजिए, या फिर आप उसको जमीन पे बिखेर दीजिए, ठीक है। वो 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, ठीक। बस अंतर क्या है, वॉल्यूम तो फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। शेप देखिए चेंज हो रहा है, ड्रम, मग, कटोरा और जमीन पे, तो शेप इसका चेंज हो गया, जहां डाल दिया वैसा शेप ले लिया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ये लिक्विड है, ये फ्लूइड है ना। इसमें फ्लूइडिटी है, रिजिड नहीं है। जो सॉलिड में रिजिडिटी था उसको तोड़ना मुश्किल था, बट ये रिजिड नहीं है, इसलिए पानी को हम आसानी से तोड़ पाते हैं, ठीक। जब आप डाइव करते हैं नहाने के लिए, ठीक है, पानी में ऊपर से जब डुबकी लगाते हैं तो क्या करते हैं, पानी को चीरते हुए अंदर चले जाते हैं, पानी को चीरता हुआ तैराक अंदर चला जाता है। क्यों हम पानी को तोड़ पाते हैं। लेकिन क्या आप ऊपर से डाइव कीजिए और नीचे हार्ड सरफेस है, मिट्टी है, तो आप चीर के अंदर जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका शेप फिक्स्ड है, और इसको शेप चेंज करने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, और उतना फोर्स लगाएंगे तो हमारा सर भी फटेगा, हमारा हाथ भी टूटेगा और पैर भी टूटेगा, और हम सच में ऐसा बन जाएंगे जैसा डायग्राम है, ठीक है। द गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। सच बात है, डिजॉल्व होता है। अगर ये पूछ दे कि होता है क्या, तो बिल्कुल होता है ना। पानी है, ऊपर में हवा है, तो ये हवा डिजॉल्व होता है ना। आप तो ये पढ़े होंगे कि पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है, तभी तो मछली जो है वो सांस ले पाती है अपने फिन से, पानी से ऑक्सीजन को छान लेती है, पानी निकाल देती है और ऑक्सीजन को ले लेती है। तो ये ऑक्सीजन आता कहाँ से, हवा से डिजॉल्व होता है पानी में। ये H2O वाला ऑक्सीजन नहीं लेती है कि H2O को तोड़ के और ऑक्सीजन ले लिया, तब तो पता चला कि पूरा जो जलाशय है वही सूख जाएगा, क्या कि सारा ऑक्सीजन तो मछली पी जाएगी और सिर्फ हाइड्रोजन बच जाएगा। तो जो भी पॉन्ड होगा या जो भी नदी होगी तो उसका पानी जो है वो H2 हो जाएगा, है ना, O2, क्योंकि मछली और बाकी क्रिएचर्स ने सांस में ले लिया। तो ये लोग ये हवा सांस में नहीं लेते हैं, ऊपर से जो डिजॉल्व होता है, जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन होता है वो पानी में डिजॉल्व होता है और उसको ये लोग सांस में लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि लिक्विड आसानी से मूव करेगा, सॉलिड कम आसानी से मूव करेगा और गैस सबसे ज़्यादा आसानी से मूव करेगा, और उसका रीज़न भी आपने देख लिया। अब गैसियस स्टेट देखते हैं, ठीक है। गैसियस स्टेट क्या होता है, गैसियस स्टेट क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं, फैले होते हैं, हवा, ठीक है, बहुत दूर दूर, और उनके बीच में बहुत स्पेस होता है, बहुत स्पेस होता है। इसको बोलते हैं गैसियस स्टेट सॉरी ठीक है। तो ये गैसियस स्टेट हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि क्या गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, हमने तो देखा है कि चेंज होता है। अब चेंज करने के लिए दो चीज़ चाहिए, या तो टेम्परेचर को कम बेसी करना होगा, नहीं तो प्रेशर को कम बेसी करना होगा, ठीक है। टेम्परेचर देने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा, उसका मूवमेंट तेज हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। और प्रेशर देने से क्या होता है कि उसका स्पेस हम कम करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पिस्टन लगा हुआ है, इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है। इसको जितना दबाते जाएंगे, और यहाँ से बंद किया हुआ है, ये गैस दबता जाएगा। पहले इतना एरिया कवर किया हुआ था गैस ने, जैसे जैसे इसको हम नीचे दबाते गए सिरिंज को, तो ये इतना एरिया हो गया, और दबाएंगे तो इतना एरिया कवर करेगा गैस, और धीरे धीरे और दबाते जाएंगे तो और कम एरिया कवर करेगा। बस होगा क्या कि जितना दबाएंगे ना, पहले देखिए गैस को मूव करने के लिए इतना स्पेस था, ठीक है, मतलब इतने दूर में 10 आदमी रह रहे थे, ठीक है, तो आराम से रह रहे थे। अब उसका स्पेस कम कर दिया, अब इतने में 10 आदमी को रहना है, थोड़ा दिक्कत होगा, लोग एक दूसरे से टकराएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। और कम कर दिए तो और एकदम कंजस्टेड हो गया, और कम करेंगे और कंजस्टेड होगा।
तो जितना ज़्यादा कंजेस्टेड होगा, लोग का गुस्सा, लोग का झगड़ा एक दूसरे से उतना बढ़ेगा, है ना? क्यों? एक दूसरे से टकराते रहेंगे, रूम भी बहुत गर्म लगेगा। देखते हैं कि छोटे रूम में अगर 10 लोग को बैठा दीजिए तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। PV = nRT एक फॉर्मूला होता है, इसको अगर आप जानते होंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर को आप किसी भी तरह से बाहर निकाल दीजिए, ठंडा कर दीजिए, तो ये गैस ना धीरे 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 प्रेशराइज होके इसका टेम्परेचर निकालते जाइए, इससे इसका गुस्सा कम करते जाइए, तो ये ठंडा हो जाएगा और लिक्विड बन जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। वही सेम चीज़ हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG बनाने में, CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने में करते हैं कि सिलेंडर में इसको डालते हैं और धीरे धीरे इसको दबाते जाते हैं पिस्टन से। ये गैस जो है वो कंप्रेस होते जाता है, और कंप्रेस होता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइस वगैरह लगा के, कुछ भी कोई भी मशीन आप मान लीजिए लगा के इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं। या मान लीजिए कि इसको पानी का बड़ा सा कटोरा में डाल दिए, फिर से डायग्राम बनाते हैं। एक पानी से बड़ा कटोरा है पानी का, उसमें ये सिलेंडर है, इसमें गैस है, ये पिस्टन है, पिस्टन को हम नीचे दबा रहे हैं। ठीक है, ये गैस भरा हुआ है, ये जितना नीचे दबेगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, पानी है तो ठंडा हो जाएगा। बहुत बार हम लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है कि कोई चीज़ को ठंडा करना होता तो पानी के बर्तन में डालते हैं, उसका टेम्परेचर निकल जाता है। अब इसका टेम्परेचर निकल गया है, ठीक है, तो गैस को कोई दिक्कत नहीं है, टकरा नहीं रहा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर निकल गया। धीरे 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 और कंप्रेस करेंगे, लिक्विफाई हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको मौका मिलेगा, लीक करेगा, तो फिर वापस से गैस बन जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, हॉट कुक्ड और वो वाला जो हमने अभी नीचे बात किया था पीछे, क्यों होता है? तो जो भी चीज़ हॉट कुक्ड है, देखिए हॉट है यानी कि गर्म है ना? हॉट है यानी कि गर्म है, हॉट है यानी कि गर्म है। अब जब गर्म है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होगा। कोई भी जब गुस्से में है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा तुरंत कर लेता है। तो जो पार्टिकल गर्म है, हॉट है, उसमें एनर्जी ज़्यादा है। खाना जो पक रहा है तो उसमें जो पार्टिकल्स है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, और उसमें जो भी सब्जी हम पका रहे हैं उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो गर्म होता है। गर्म होके उसमें एनर्जी होता है, वो हवा के साथ मिक्स हो जाता है और तेज़ी से ट्रैवल करता है और हमारे नाक तक पहुंचता है। लेकिन वहीं जो ठंडा खाना है उसमें ठंडक है, गर्मी है नहीं, गुस्सा है नहीं, टेम्परेचर है नहीं, तो हवा के साथ उतना मिक्स होता नहीं है, तो दूर तक महकता नहीं है। तो ठंडा खाना का स्वाद सूंघने के लिए आपको, उसका स्मेल लेने के लिए नाक को नज़दीक लाना पड़ता है, सूंघना पड़ता है कि कैसा महक रहा है ना? ठीक है, जैसे आइसक्रीम अगर कहीं पे बिक रहा हो तो आइसक्रीम आपको दूर से नहीं महकेगा, है ना? दूर से उसका खुशबू नहीं आएगा। लेकिन उसी आइसक्रीम के बगल में अगर समोसा छन रहा हो तो उसका स्मेल आपके नाक तक आ जाएगा। तो इसका रीज़न आप समझ गए कि क्या होता है, कि हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल जो है यहाँ से वो आपके नाक तक पहुँच रहे हैं। हाई स्पीड और हवा में लार्ज स्पेस होता है। ठीक है, वही चीज़ को देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि सॉलिड है तो इसका पार्टिकल्स कितना एकदम टाइटली पैक्ड है। ये लिक्विड है तो थोड़ा सा और कम टाइटली है, और जो गैस है तो और एकदम गिन के यहाँ पे 6 पार्टिकल दिया हुआ है। तो स्पीड ज़्यादा किसका होगा? यहाँ मूव करने का जगह ही नहीं बचा है, यहाँ अभी बहुत मूव कर सकते हैं। यहाँ इंटरमीडिएट लेवल पे है, इससे कम और इससे ज़्यादा, गैस से ज़्यादा, सॉलिड से कम। ठीक है, तो ये चीज़ है कि सॉलिड में मूवमेंट बहुत कम हो पाता है, बहुत कम गुंजाइश है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा है और गैस में उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ है मोशन ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर्ड इन द 3 स्टेट्स। तो अगर ये सवाल आ जाए कि किस में पार्टिकल्स का मूवमेंट आसान होगा, तो सॉलिड में बहुत मुश्किल है, गैस में बहुत आसान है, लिक्विड में ठीक ठाक बीच बीच वाला है। ठीक है, चलिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट है, डेंसिटी = मास बाय वॉल्यूम। छोटा सा है, एग्जाम में पूछ दिया तो ये भी गड़बड़ हो जाता है, इसका ऐसा यूनिट पूछ देगा तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। चेंज कैन मैटर चेंज इट स्टेट, चेंज करता है तो बिल्कुल करता है। हम तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि पानी आपके पास कभी बर्फ़ हो जाता है, कभी पानी में रहता है, कभी वेपर बन जाता है। बट ये चेंज होता कैसे है? वही बोले कि जो सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग आसपास का चेंज हुआ तो स्टेट चेंज हो जाएगा, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे BPSC का एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है, आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आपका फियर, आपका एंजाइटी बढ़ता जा रहा है। तो जितना फियर और एंजाइटी बढ़ता जा रहा है तो आपका स्टेट चेंज हो रहा है। आप सबका बात नहीं सुन रहे हैं, आप यूट्यूब पे कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप ज़्यादा रिवीजन कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं है। लेकिन जैसे ही BPSC का प्री खत्म होगा उस दिन शाम में आप बाहर निकलिएगा, थोड़ा बहुत खुश होइएगा। अगर एग्ज़ाम खराब गया तो अफसोस कीजिएगा, भगवान न करे आपका एग्ज़ाम खराब जाए। बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है, एग्ज़ाम अच्छे से देना है। ठीक है, और मेंस में फिर हम लोग साथ में तैयारी करेंगे। ठीक, बट तो होगा क्या कि 2-3 दिन के बाद फिर टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर लगता है कि अच्छा रिजल्ट आने देते हैं तो देखते हैं। तो सर्कमस्टांसेस, सराउंडिंग चेंज होगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो BPSC का एग्जाम में जैसे प्रेशर आप पे बढ़ गया कि भाई इस बार क्वालिफाई करना है, तो प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ गया आपका, है ना? आपके अंदर हीट आ गया है,
आप एकदम हमेशा एकदम हाई एनर्जी वाले स्टेट में आप रहते हैं, तो वो चीज़ है कि प्रेशर और टेम्परेचर का खेल चल रहा है। तो मैटर के साथ भी वही होता है, प्रेशर और टेम्परेचर का खेल चलता है। इन दोनों कॉम्बिनेशन को, प्रेशर को और टेम्परेचर को, आप इसके प्रेशर को बढ़ा दीजिएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा प्रेशर बढ़ सकता है, और भी बहुत सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और उसके हिसाब से स्टेट जो है वो चेंज होता है। तो मैटर का स्टेट इसलिए चेंज होता है। बेसिक चीज़ें समझनी है, बेसिक बात समझना है। देख लीजिए, टेम्परेचर का रोल आ गया, क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि मैटर को चेंज कर रहे हैं। तो कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर, ठीक है। तो यहाँ पे तो खैर लेटेंट हीट को समझाया गया है, तो ये चेंज ऑफ स्टेट आपने यहाँ पे समझ लिया। लेटेंट हीट अभी हम आके वापस से समझाते हैं आपको, ठीक है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अभी जो आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर आपका बढ़ गया, पहले तो प्रेशर बढ़ा एग्जाम की वजह से, प्रेशर आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब टेम्परेचर बढ़ा तो आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। आप दौड़ने भागने लगेंगे कि भाई कौन सा मटेरियल पढ़ लें, किससे ज़्यादा करंट अफेयर्स आएगा, कौन सा वीडियो देख लें, कौन सा फेमस टीचर है जिनका वीडियो देख लेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा। आपके अंदर पूरा एनर्जी है। अब डिपेंड करता है कि इस एनर्जी को अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो एग्जाम अच्छा जाएगा, अगर अच्छे से यूज़ नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैटर के साथ भी यही होता है, मैटर के साथ भी यही मैटर है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था कि दो पार्टिकल्स होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों, ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन यही दोनों पार्टिकल को गैस के बर्नर पे हमने रख दिया, तो नीचे से हीट एनर्जी मिल रहा है, तो गुस्सा भी आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्यार भी करता है। मतलब आप मान के चलिए कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। लेकिन परिवार वाला जो है वो बोलता है कि नहीं, लव मैरिज नहीं होगा, ठीक है। तो नीचे से परिवार वाले टेम्परेचर दे रहा है, तो लव का तो अट्रैक्शन फोर्स है, बट बाहर से जो एनर्जी मिल रहा है ना, तो कभी कभी सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है, शादी नहीं हो पाती है या साथ में नहीं रह पाते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि इस हीट को ओवरकम कर जाते हैं, तो ये दोनों पार्टिकल बोलते हैं कि कोई बात नहीं, भाग के शादी करेंगे। तो ये नीचे वाला जो हीट है वो काम नहीं कर पाता है, इस हीट को भी ये लव वाला फोर्स ओवरकम कर जाता है। तो ये कैसे समझेंगे, लोहा को देखिए, आप लोहा को नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म कीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं पिघलेगा, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो आप लोहा को गर्म कर दोगे, पिघला नहीं पाओगे, टेंशन दे दोगे, पिघला नहीं पाओगे। लेकिन यहीं पे अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म करो, तो पानी का मॉलिक्यूल जो है ना बोलता है कि अरे यार मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, नीचे से बहुत प्रेशर, नीचे से बहुत टेम्परेचर आ रहा है, छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाता है, वेपर बन जाता है, इधर उधर हवा में निकल जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पॉइंट यहाँ पे प्रूव करना चाह रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इधर उधर भागेगा, अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स ज़्यादा बड़ा है, काइनेटिक या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके हिसाब से स्टेट चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मेल्ट होता है, अब मेल्टिंग पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, कि कोई आइस है, आइस का क्यूब है, ठीक है, ये आइस है, ठीक है, और ये मेल्ट होके पूरा वाटर हो गया, ठीक है। तो किसी टेम्परेचर पे तो हुआ होगा ना, किसी पॉइंट पे तो हुआ होगा ना। तो जिस टेम्परेचर पे आइस जो है ना मेल्ट होके पानी बन जाता है, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। दैट मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, सॉलिड लिक्विड बन जाता है, क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एक्स्ट्रा प्रेशर ऊपर से नहीं देना है, नॉर्मल टेबल पे रख के एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। अलग से प्रेशर देंगे तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी, तो अलग से प्रेशर नहीं देना है, नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से सब चीज़ को करना है। तो ये प्रोसेस है, तो ये इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वही चीज़ है कि पिघल गए, है ना, स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड थे अब लिक्विड हो गए, प्यार कम हो गया, पार्टिकल जो है ना वो अलग अलग हो गए, सॉलिड में बहुत टाइटली पैक्ड था, आइस वाले में वाटर बन गया, ठीक है। तो ये दिखाता है कि कितना स्ट्रेंथ है, प्यार में कितनी ताकत है, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, उस ताकत को दिखाता है, ठीक है। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। 273 इसको आप ले सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछा कि कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो 273 केल्विन है, ठीक है। अब एक चीज है कि जब आप देखते हो कि पानी है, ठीक है, आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, और वही आइस जब पिघल के पानी बनता है उसका टेम्परेचर आप मापोगे तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये क्यों होता है, आइस से तो ये चेंज हो गया, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस क्यों है, टेम्परेचर तो अलग होना चाहिए। अगर बर्फ़
पिघल के पानी हो रहा है, तो बर्फ ज़्यादा ठंडा था, पानी कम ठंडा है। तो अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 0 से कुछ तो ऊपर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो होता क्या है ना कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए जो हम हीट इसको देते हैं, तो पिघल के पानी बनता है, लेकिन बहुत सारा हीट को जो है ना ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका पार्टिकल से एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो हमारे थर्मामीटर के रीडिंग में नहीं आता है, उसको ये छुपा लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब जो प्यार करते थे दो पार्टिकल एक दूसरे से, परिवार का, समाज का टेंशन मिला कि सेम कास्ट में शादी करना, दूसरे में नहीं करना, सेम रिलीजन में करना, दूसरे में नहीं करना, मम्मी पापा के पसंद से या बाकी घर वालों के पसंद से ही करना है। तो ये पार्टिकल्स जो है प्यार करते थे एक दूसरे से, तो ये अलग तो हो गए, ये वाटर बन गए, टूट के अलग हो गए, और गर्म करेंगे तो और टूट के अलग हो जाएंगे। तो फिलहाल हम पानी में देख रहे हैं कि ये वाटर है, ठीक है, और वो आइस है। तो अब अलग तो हो गए हैं, लेकिन जो टेंशन इनको मिला था ना, वो टेंशन ये अपने अंदर रखे हुए हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो वो जो दुख है ना, वही लेटेंट हीट है, छुपा हुआ दुख, छुपा हुआ एनर्जी, ठीक है, छुपा हुआ हीट है वो। ठीक है, चलिए उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया, हिडन है। अब इसका टेक्निकल आप देख लीजिए कि 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने पे, कहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसको कभी नहीं भूलना है, हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एक्स्ट्रा ऊपर से प्रेशर नहीं लगाना। जो भी काम कर रहे हैं अपना घर के टेबल पे रख के कर रहे हैं, और टेबल पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड अगर बदलना है, तो उसको बदलने में, ठीक है, जब मेल्ट होता है तो वो जो एनर्जी है ना, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक है, 1 kg ऑफ सॉलिड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 kg बर्फ को 1 kg पानी में बदलना है, तो टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं दिख रहा है, बट जो हीट है, जो टेंशन है, कितना टेंशन देंगे कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग हो जाएगा, कितना टेंशन देंगे, वही टेंशन को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो 1 kg गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बदल देना है, 1 kg ऑफ लव मैरिज को बदल देना है 1 kg ऑफ अरेंज मैरिज में, तो उसके लिए परिवार को जितना टेंशन देना होगा, जितना टेम्परेचर, जितना हीट देना होगा, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। इससे ज़्यादा मजाकिया वे में और क्या समझाया जा सकता है? ठीक है, चलिए, लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, तो वो जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जहाँ पे मेल्ट करना शुरू कर गया मिनिमम टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। उसी तरह से लिक्विड से, सॉलिड से मेल्ट होकर लिक्विड हो गया, अब लिक्विड जब बॉयल होगा तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे, जिस पॉइंट पे वो लिक्विड स्टार्ट्स मेल्टिंग, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर से भी रिलेशन है, वेपर प्रेशर से भी रिलेशन है, वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे बोलेंगे ना कि पानी क्या हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा, तो नहीं, 80 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल हो सकता है। अब कैसे, वो हम लोग किसी और चैप्टर में देखेंगे। यहाँ के लिए आप याद रखिए कि टेम्परेचर जो है, जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जिस भी टेम्परेचर पे पानी आपको दिख गया कि बॉयल कर रहा है, बुलबुला निकल रहा है, दैट टेम्परेचर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना, फॉर दैट मैटर कोई भी लिक्विड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? तो वही जो लेटेंट हीट हमने देखा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था ये, है ना, कि फ्यूज कर गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? वही लिक्विड से जब गैस बनेगा, तो अगेन सेम कहानी आप समझ लीजिए, परिवार टेंशन दिया, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था, टूट के अलग हो गया, है ना, तो वो जो हीट चाहिए, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 kg ऑफ लिक्विड को बदलने के लिए गैसियस स्टेट में। ठीक है, ये जो छुपा हुआ टेंशन सबसे मिल रहा है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, चलिए, सारा गेम टेम्परेचर और प्रेशर का है, अभी हमने बता दिया था। ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें कैम्फर रखा हुआ है, यहाँ पे कैम्फर मतलब कि कपूर, उसको ढक दिया गया है, ऊपर से भी पैक कर दिया गया है। तो ये अब क्या होगा? तो सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा। सॉलिड से हो सकता है कि डायरेक्टली गैस बन जाए, गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा, हो सकता है गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन जाए, है ना। तो सॉलिड से जब डायरेक्टली गैस बनता है तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। कैम्फर जो है ना, वो पिघल के लिक्विड नहीं बनता, आप देखिएगा, है ना। अभी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, कपूर को आप लीजिए, देखिए वो वेपराइज होकर खत्म हो जाएगा, आपको लिक्विड नहीं दिखेगा। कपूर आप रख दीजिए, 2 दिन के बाद वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसका बस हल्का सा निशान मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड से गैस बन गया, लिक्विड फेज में आया ही नहीं था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और जब उल्टा होगा, गैस से सॉलिड बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे डिपोजिशन। गैस जो हवा में था वो डिपॉजिट हो गया किसी सरफेस पे और सॉलिड बन गया, तो इसको डिपोजिशन बोलेंगे। और जो सॉलिड था सरफेस पे, अगर वो डायरेक्ट गैस बन गया, गैस पार्टिकल बन गया, तो इसको सब्लिमेशन बोलेंगे। लिक्विड को स्किप कर गया, लिक्विड वाला फेज में गया ही नहीं,
ठीक है। तो सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, ये सवाल 63rd बीपीएससी में आया, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। चलिए, डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? तो हमने अभी देखा ना कि प्रेशर बढ़ाते गए, देखिए है ना, सॉलिड बना सकता है, लिक्विड बना सकता है, इसमें गैस था, प्रेशर कर देते गए, फिर इतना प्रेशर दिए ना कि आदमी ही बदल गया। जैसे होता है ना, कोई बदमाश बच्चा है, मान लीजिए नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा प्रेशर दिए तो नहीं मानता और बदमाशी करने लगता है, लेकिन सब मिलके, मम्मी पापा, फूआ, दीदी, बच्चा, टीचर, दोस्त, सब मिलके उसको समझाने लगे, तो इतना प्रेशर होता है ना कि ये प्रेशर जो है वो पॉजिटिव काम करता है, और ये बच्चा चेंज हो जाता है, और ये बच्चा चेंज होकर अच्छा बच्चा हो जाता है, अच्छा से पढ़ाई करता है, और बीपीएससी क्वालिफाई कर लेता है, डीएसपी एसडीएम बन जाता है, ठीक है। अंगुली माल का आपने कहानी सुना होगा, बहुत बदमाश था, सबका उंगली काट काट के अपना गर्दन में माला पहना हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध उसको मिलते हैं, गौतम बुद्ध उसको समझा देते हैं, और गौतम बुद्ध का समझाया हुआ बात इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि इंसान ही बदल जाता है, और डकैती और खून खराबा छोड़ के ये ऋषि वाल्मीकि बन जाता है और ग्रंथ लिख देता है, ठीक है। तो वही चीज हो रहा है कि लिक्विड जो है, ये गैस जो है, हो सकता है कि लिक्विड बन जाए, और दबा देंगे तो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? सारा गेम टेम्परेचर और प्रेशर का है। कितना टेम्परेचर आप झेल सकते हैं और कितना प्रेशर झेल सकते हैं। जितना टेम्परेचर और प्रेशर झेलिएगा उतना ज़्यादा आपका स्टेट चेंज होता जाएगा, ठीक है। पेड़ पौधा जो ज़मीन में गड़ जाता है, वो टेम्परेचर और प्रेशर झेलता है, वही कोयला बन जाता है, और झेलता है तो पेट्रोलियम बन जाता है, ठीक है। और झेलेगा, ये कोयला जो बना है अगर और टेम्परेचर प्रेशर झेलेगा तो डायमंड बन जाएगा, हीरा बन जाएगा। तो सारा खेल जो है लाइफ में टेम्परेचर प्रेशर का है, सारा खेल मैटर के साथ भी टेम्परेचर प्रेशर का। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर लिक्विफाई गैस, क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बस खाली निकाल देना है। बच्चा को जब समझा रहे हैं और उसको गुस्सा आ रहा है कि नहीं नहीं अभी हम खेलेंगे, तो उसको खाली समझा देना है प्यार से, और उसका गुस्सा को कम कर देना है, उसको उसका पसंदीदा खाना खिला देना है। गुस्सा कम हो गया, अब बोल देना भाई पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। हर बार उसका जितना गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा को हल्का हल्का निकालते जाना है, टेम्परेचर को कम करते जाना है, और प्रेशर बढ़ाते जाना है, स्टेट चेंज। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया गया सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 क्या होता है, उसको लिक्विड स्टेट में वो जाता ही नहीं है ना। अगर उसको आप हवा में रखिएगा ना तो सीधे वेपराइज हो जाता है, उजला उजला वेपर निकलता है उससे, सॉलिड CO2 से, ठीक है। आप जैसे अगर मूवीज़ में आपने देखा होगा, या कोई पुरानी महाभारत रामायण ऐसा देखते हैं तो उसमें दिखता है ना कि भगवान बैठे हैं, इंद्र बैठा हुआ है, और चारों तरफ से ना ऐसा वाइट 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 पूरा निकलता रहता है, एकदम लगता है ना कि बादल उड़ रहा है, ठीक है। तो वो दरअसल बादल नहीं होता है, वो सॉलिड SO2 होता है। सॉलिड SO2 को नीचे रख दिया जाता है कोई बर्तन में, और वही वेपराइज होकर वाइट 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 वेपर निकलता रहता है। तो लगता है कि भाई भगवान बैठे हैं, तो यहाँ पे पूरा वेपर, ये मतलब बादल बादल उड़ रहा है, एकदम पूरा मस्त बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है। बट वो सॉलिड CO2 होता है, और डायरेक्टली क्या होता है, वो गैसियस स्टेट में चला जाता है, नहीं उसका सब्लिमेशन हो जाता है। और क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, इसलिए उसको लिक्विड आइस नहीं बोलते, उसको ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई होता है। This we can say that pressure and temperature determines the state of the substances. इससे ज़्यादा अच्छे से तो समझाने की जरूरत नहीं है, इस डायग्राम को देख लीजिए। लिक्विड से सॉलिड बना तो इसको सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, सॉलिड से लिक्विड बना तो इसको फ्यूजन बोलेंगे, लिक्विड से गैस बना तो वेपराइजेशन बोलेंगे, गैस को अगर लिक्विड बनाना है तो कंडेंसेशन करना होगा। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सॉलिड से अगर गैस बन गया तो सब्लिमेशन बोलेंगे, गैस से अगर डायरेक्टली सॉलिड बन गया तो डिपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। वेपोराइजेशन तो हमने देख लिया, अब होता क्या है, देखिए अब तालाब है, ठीक है। तालाब में आप देखते हैं ना कि सर्दी के दिन में ठीक ठाक पानी होता है, बरसात में भी पानी होता है, गर्मी के दिन में धीरे धीरे पानी सूख जाता है। क्यों सूखता है? वाटर वेपर जो है, क्यों वाटर क्या हो जाता है, आखिर वो उसका लेवल कम क्यों हो जाता है? होता क्या है कि जो ऊपर में जो वाटर होता है ना, उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, वो चेंज कर लेता है स्टेट, और वेपर बन जाता है और उड़ जाता है। तो एक लेयर, जैसे इतना पानी था, ठीक है, पहले एक लेयर उड़ गया, ठीक बात है। उड़ने के बाद पानी कम हो गया, फिर उसके बाद जो निचले लेयर है अब वो एक्सपोज हो गया है, उस पर थोड़ा धूप वगैरह लग रहा है, वो अपना स्टेट चेंज करेगा। ये जब चला जाएगा तो इसके नीचे वाला लेयर जाएगा, फिर इसके नीचे वाला लेयर जाएगा। तो इस तरह से पानी जो है बिना बॉयल किए इवेपोराइज हो जाता है। तो होता क्या है, एक तो होता है बॉइलिंग की वजह से वेपर बनता है, तो उसको तो बॉइलिंग बोल देंगे। बट बिना बॉइलिंग पॉइंट के, बिना बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंचे हुए, बिना उस टेम्परेचर पे पहुंचे हुए जहां पे बॉइल होता है, अगर लिक्विड से गैस बन रहा है, वेपराइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। समझ गए? बॉइलिंग टेम्परेचर पे नहीं गया है, उसके पहले ही लिक्विड से गैस बन गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। और बॉइलिंग वाला गया तो उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पीछे जो लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ ये देखिए,
ये गैस से लिक्विड कब बन रहा है, वेपराइजेशन कब हो रहा है, ये हो रहा है कब, बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन अगर बॉइलिंग टेम्परेचर से पहले हो गया तो उसको वेपराइजेशन ही, ई वेपोराइजेशन बोलेंगे। ई का हो गया, ई का हो गया, ई तो वेपराइजेशन पहले ही हो गया, ठीक है। तो आगे में ई लगा देंगे, ठीक है। कब, जब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे में होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज, कभी भी रेस्ट पे नहीं होता है। लोहा है, उसका भी पार्टिकल मूव कर रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, हल्का फल्का ऐसा ऐसा हो रहा है। गैस है तो भाई वो तो पूरा ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर सब जगह, ठीक है। तो हमेशा मूव करते रहता है। In the case of liquid, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of particles and get converted into vapor, जो आपको मैंने ऊपर अभी समझाया, ठीक है। आप समझिए ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी होता है तो उस पार्टी से जो पुराने जो लीडर जुड़े होते हैं ना, वो जल्दी छोड़ के नहीं जाते हैं। लेकिन अभी जो नया नया कोई लीडर बना है, पार्टी में आया है या कोई दूसरे पार्टी से आया है, ये सब एकदम पेरीफेरी पे होता है, सरफेस पे होते हैं, ऊपर ऊपर होते हैं। जहाँ देखा मौका तुरंत चेंज कर लिया स्टेट अपना, है ना। बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, आरजेडी से जेडीयू, जेडीयू से आरजेडी, या फिर अपना पार्टी बना लिया। क्यों? क्योंकि ये पेरीफेरी पे होता है। मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा, बस एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ कि होता क्या है। वो आसानी से स्टेट चेंज कर लेते हैं, उनको वो टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। लेकिन जो अंदर के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, अगर मान लीजिए फॉर गॉड सेक कि अगर अमित शाह को बीजेपी छोड़ना पड़े, तो वो क्या कंडीशन होगा कि अमित शाह बीजेपी छोड़ेंगे या नरेंद्र मोदी बीजेपी छोड़ेंगे। कितना हाई टेम्परेचर होगा, कितना हाई प्रेशर होगा कि बीजेपी में अब सर्वाइव ही नहीं कर सकते उनकी अपनी पार्टी, जिसके लिए उन्होंने इतना मेहनत किया है। तो वो एकदम बाद में छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो सरफेस वाले हैं वो तो छोड़ के जाते रहते हैं, आते रहते हैं चुनाव के समय पे, आप देख लीजिए। तो वही चीज़ है, ठीक है। बॉइलिंग टेम्परेचर के नीचे अपना स्टेट चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा मूव करते रहता है, पॉलिटिक्स में भी हमेशा मूवमेंट होता रहता है बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। और इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो वहाँ पे अच्छे से इसको रिवीजन करने के लिए यूज़ कीजिएगा। बाकी वीडियो से आपको मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इवेपोरेशन किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा बिना बॉइलिंग टेम्परेचर पहुंचे हुए। कैसे? मान लीजिए आप कोई कंपनी खोलते हैं, या आपका कोई खेत है, उसमें खेती कर रहे हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एक्सपोज रहेगा, आप उतना ज़्यादा आपके साथ रिस्क है कि आप इधर ठीक करोगे, इधर कीड़ा मकोड़ा भगाओगे तो इधर कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा, है ना। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा, इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा एक्सपोज है ना, हवा से उतना ज़्यादा एक्सपोज है, ठीक है। और एक छोटा है तो वो कम करेगा, इतना दूर करेगा, और ये इतना दूर कर रहा है। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, ठीक है। चुनाव आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तुरंत चेंज कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए। ह्यूमिडिटी क्यों कम होना चाहिए? देखिए, पानी है, हवा में भी पानी होता है, ठीक है। अब यहाँ से पानी इधर तब जाएगा जब इधर पानी कम होना चाहिए हवा में। पता चला कि इस बर्तन में भी 20 मॉलिक्यूल ऑफ पानी है, और जो इसके ऊपर हवा है वहाँ भी 20 मॉलिक्यूल ऑफ पानी है। तो यहाँ भी उतना ही पानी, यहाँ भी उतना ही पानी, ठीक है। दोनों में बराबर पानी। यहाँ भी आपको एमएलए का टिकट मिल रहा है, यहाँ भी एमएलए का टिकट मिल रहा है। तो आप पार्टी छोड़ के क्यों जाएंगे? क्यों जाना है? तो नहीं जाएंगे। यहाँ भी 20 मॉलिक्यूल, यहाँ भी 20 मॉलिक्यूल। यहाँ अगर 20 होता, यहाँ 19 होता, तो जाता कि अरे एक उधर कम है तो इधर से जाते हैं। या यहाँ 20 होता, नीचे वाले में 20 होता और ऊपर वाले में 18 होता, तो बोलता कि एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, यहाँ +1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, यहाँ भी 19 हो गया, यहाँ भी 19 हो गया, तो जाता, है ना। तो ह्यूमिडिटी का भी यही कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? हवा में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो हवा में ह्यूमिडिटी यानी हवा में जितना वाटर मॉलिक्यूल्स कम होगा, इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा पानी निकल के हवा में जाएगा, उतना ज़्यादा पानी निकल के हवा में जाएगा। दिस इज बेसिक कंसेप्ट। विंड स्पीड जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। विंड स्पीड रहेगा तो हवा मूव करेगा ना। जो इस सरफेस के ऊपर जो हवा है, इस तालाब के ऊपर जो हवा है, वो यहाँ से पानी लिया और ये मूव कर गया। अब जो पीछे वाला हवा है वो यहाँ पे आएगा, इसमें भी पानी कम है, फिर वो कुछ पानी लेगा, ये भी निकल जाएगा, फिर इसके पीछे जो हवा होगा वो आएगा। तो विंड स्पीड जो है वो इवेपोरेशन को बढ़ाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इवेपोरेशन किसकी चीज़ से बढ़ेगा या घटेगा। तो ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पीडीएफ आप टेलीग्राम बीपीएससी बेसिक्स से ले लीजिएगा। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? ये बस लास्ट है, इसका खत्म। अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर। क्यों? पंखा से क्या होता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पंखा चल रहा है, ठीक है। पंखा चलता है तो क्या करता है? 4 पंखी वाला बना देते हैं, चलिए 5 वाला बना देते हैं, ठीक है। तो पंखा क्या करता है? पंखा का पंखी घूमेगा, ये ऐसा गोल गोल घूमता है, हवा इससे टकराता है। जब हवा टकराया तो हम तो जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जो पंखी हवा के मॉलिक्यूल से टकराया तो इसका मॉलिक्यूल का तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना बॉस। तो ये जब हवा का टेम्परेचर बढ़ गया, मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ गया, अब ये आके और आपके शरीर में टकरा रहा है,
तो आपको तो गर्म फील होना चाहिए, बट आपको ठंडा क्यों फील होता है? ठंडा क्यों फील होता है, वही सवाल यहाँ पे किया गया है। ठंडा इसलिए फील होता है कि देखिए, ये जो हवा का मॉलिक्यूल था जो गर्म हुआ था, ये आया आपके शरीर पर टकराया, ठीक है। अब क्या करता है कि आपके शरीर के ऊपर, अगर हम इसको इस डायग्राम को छोड़ दें, इसको जूम करें मान लीजिए, तो आपके शरीर, ये मान लीजिए आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, आपके शरीर के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स है, पसीना है, ठीक है। ये हवा क्या करता है ना, ये हवा तो क्योंकि गर्म है, पंखा ने इसको गर्म कर दिया है, तो ये हॉट है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो आपके शरीर से जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल स्टेट चेंज करेगा, वो वेपर बनेगा और हवा में चला जाएगा, हवा में चला जाएगा, हवा को फिल करेगा, हवा को फिल करेगा, हवा को फिल करेगा, हवा को फिल करेगा, ठीक है। तब तक फिल करेगा जब तक इसमें जितना वाटर मॉलिक्यूल है और आपके शरीर पे जितना पसीना का मॉलिक्यूल है वो बराबर ना हो जाए, ठीक। अब चूंकि ये पानी जो है, आपके शरीर पे जो पसीना का मॉलिक्यूल है वो वेपराइज होकर यहाँ गया, तो आपने अभी पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जब स्टेट चेंज होता है ना, वो लिक्विड से गैस बन रहा है, तो क्या करता है ना, छुपा हुआ लेटेंट हीट लेके जाता है। और ये लेटेंट हीट कहाँ से मिलता है? ये हमारे हाथ से, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके हवा में चला जाता है, और इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है। आप पंखा चलाइए ना बरसात के टाइम पे, आपको नहीं महसूस होगा, गर्मी के टाइम पे महसूस होगा, लेकिन बारिश हो जाए और पंखा चलाइए, आपको ठंडक नहीं महसूस होगा। क्यों? बारिश जब हो गया तो हवा में ऑलरेडी पानी है, ऑलरेडी मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल। अब आपके हाथ पे भी वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा ही नहीं, कम जाएगा, बहुत कम जाएगा। यहाँ भी 20 मॉलिक्यूल, यहाँ भी 19 मॉलिक्यूल, तो अब जाएगा नहीं, 19-20 का फर्क है। समझ रहे हैं? ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे। तो पंखा हवा को ठंडा नहीं करता है, पंखा हवा को गर्म करता है। अगली बार सवाल आ गया कि पंखा हवा को ठंडा करता है, गलत। पंखा हवा को गर्म करता है, हॉट करता है, और इस हॉटनेस की वजह से जो अभी पूरा प्रोसेस समझा है वो चीज़ होता है। और इसी तरह से एक सवाल है कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर? कॉटन क्या करता है? तो कॉटन क्या करता है, कॉटन हमारा जो पसीना है, स्वेट जो है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके, जैसे हमारे शरीर पे पसीना चला, ठीक है, ये पसीना है, ठीक। इस पसीने को अब इसके ऊपर मान लीजिए कि आप प्लास्टिक का कपड़ा पहन लीजिए, तो प्लास्टिक तो पसीना एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो पसीना को हवा में जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यही अगर ये कॉटन है, तो कॉटन आप जानते हैं कि जालीदार होता है, इसे बहुत महीन 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 धागा से बना हुआ था, पसीना को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके सारा पसीना कपड़ा में आ गया, और ये पसीना फिर यहाँ से हवा में चला जाता है, कपड़ा भी सूख जाता है। तो हमें क्या होता है, गर्मी महसूस नहीं होती है। नहीं तो अगर पसीना ट्रैप्ड रहे हमारे शरीर में, तो चिपचिपाहट महसूस होगा, गर्मी महसूस होगा, ह्यूमिड फील करेंगे हम। तो इसलिए गर्मियों में कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, और इसलिए चाइना से और इंडिया से कॉटन का इतना ट्रेड होता था, और हम कॉटन का इतना ज़्यादा व्यापार करते थे, है ना। तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, और ये है आपका प्यारा बीपीएससी बेसिक्स, और ये चैप्टर 1 हुआ खत्म। बहुत कंसेप्चुअल और बहुत अच्छा चैप्टर था, इसलिए इसमें टाइम लगा। अगर अंत तक आप बने रहे, आप बहादुर हैं, मेहनत करके पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करना होगा। 1.75 पेज को देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो अभी तक तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।